आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले हमने जो ये टिप्पणी पढ़ी थी आणविक मॉडल, तो मॉलिक्यूलर मॉडल में पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो यहाँ पर देखिए जो फिगर बने हैं, इस फिगर का डिस्कशन नहीं हुआ था। तो फ्रेमवर्क मॉडल का मतलब है कि यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल नहीं दिखाए गए, केवल बॉन्ड दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि फ्रेमवर्क मॉडल अणु में केवल आबंधों को दर्शाता है। पूरा हमने अंडरलाइन कर दिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, ये अगला हमारा बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बाल तथा स्टिक मॉडल में आबंध तथा परमाणु दोनों को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एटम भी हैं और उनके बॉन्ड भी दिखाए गए हैं। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल हो गया। इसके बाद आ जाता है स्पेस फिलिंग मॉडल। तो इसको देखते हैं। तो स्पेस फिलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का अपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है जो उसकी वांडर वाल त्रिज्या पर आधारित होता है। तो वांडर वाल त्रिज्या के आधार पर हम कितना स्थान घेरता है वो मॉडल, उसको दिखाते हैं। तो स्पेस फिलिंग मॉडल का मतलब है कि स्पेस का मतलब खाली जगह होती है, तो कितना खाली जगह यानी खाली स्थान घेरता है वो मॉडल, ये दर्शाया जाता है स्पेस फिलिंग मॉडल में। तो यहाँ पर देखिए पूरा दिखाया गया है। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। स्पेस फिलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का अपेक्षिक आकार प्रदर्शित होता है जो उसकी वांडर वाल त्रिज्या पर आधारित होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा एटम दिखाया गया है, उसका आकार कितना बड़ा है ये दिखाया जा रहा है, और वो भी वांडर वाल त्रिज्या पर आधारित। तो अब आगे आ जाता है हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत कह रहा है कार्बनिक यौगिकों की वर्तमान बड़ी संख्या और बढ़ती हुई संख्या के कारण इन्हें संरचनाओं के आधार पर वर्गीकृत करना आवश्यक हो गया है। तो इस समय नए नए कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो रहे हैं। तो इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हो गई है इनकी, तो इनका संरचनाओं के आधार पर वर्गीकरण करना आवश्यक है। जैसे हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जनसंख्या की गणना होती है और उसमें भी मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इस विवाहित कितने हैं, अविवाहित कितने हैं, कितने वृद्ध हैं, इन सबको वर्गीकृत किया जाता है। इसी प्रकार से चूँकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो संरचना के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है। तो कार्बनिक यौगिकों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको जनरली हम लोग किस प्रकार से क्लासीफाइड कर रहे हैं, इसको समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, इनको साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड फर्स्ट माना जाएगा। यानी साइक्लिक चेन होगी या फिर ओपन कंपाउंड होंगे, यानी एसाइक्लिक अचक्रीय अथवा विव्रत श्रृंखला यौगिक। यहाँ पर देखिए एसाइक्लिक, एसाइक्लिक का मतलब कि जिनका साइकिल यानी चक्र पूरा ना हो। आर ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा है साइक्लिक आर क्लोज चेन आर रिंग कंपाउंड्स। तो दूसरे में चक्रीय होंगे या बंद श्रृंखला वाले, या इनको रिंग चेन कंपाउंड या रिंग कंपाउंड कहेंगे। तो दूसरे हैं चक्रीय या बंद श्रृंखला अथवा क्लीय यौगिक, इनको वलीय यौगिक बोलते हैं। वलय मतलब रिंग बोलते हैं।
तो इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत करेंगे। अब देखिए जो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड है या वलीय यौगिक है यानी रिंग कंपाउंड है, तो इनको फिर से वर्गीकृत किया गया है। इसको इंग्लिश में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे हमें इंग्लिश की ज़रूरत है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब देखिए इनकी हिंदी नहीं लिख पा रहा तो डायरेक्ट यही लिख रहा है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, ये साइक्लिक और क्लोज चेन वालों में दो भाग बन गए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है इनके बारे में हम देखेंगे। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक, इनको बोलते हैं। दो पार्ट में एलिसाइक्लिक कंपाउंड को बांट दिया गया, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक ये हो गए और ये नॉन एरोमेटिक हो गए। तो ध्यान दीजिए, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दो पार्ट नहीं है, बल्कि एलिसाइक्लिक को दो पार्ट में बांटा गया, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक। तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है इन्हीं को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में फिर पार्ट बन गए, बेंजीनोइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर विचार करने की जरूरत है कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दो पार्ट नहीं है, बल्कि जो एलिसाइक्लिक है इसका एक पार्ट है नॉन एरोमेटिक। इसी प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड में जो हेट्रोसाइक्लिक है हमारे, ये मेनली एरोमेटिक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एलिसाइक्लिक यौगिक, इनको समचक्री या कार्बोसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। दूसरा हो जाएगा विषम चक्री, जिसको हेट्रोसाइक्लिक अंग्रेजी में कहा गया, या अनएरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड में तीन पार्ट हो गए, बेंजीनोइड यौगिक और अबेंजीनोइड यौगिक और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। यानी विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक और ये हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। ये ब्रैकेट में लिख के एक तरह समझे कि हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हैं। ये सारे एरोमेटिक, देखिए यहाँ पर लिखा है एरोमेटिक, सारे एरोमेटिक हैं, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, विषम चक्री। इसको ध्यान देना। अब देखिए आगे देखते हैं, तब एक एक चीज की हम लोग गणना करेंगे और उसको पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है हमारा क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। एसाइक्लिक यानी बिना साइकिल वाले, तो अचक्रीय अथवा विव्रत श्रृंखला यौगिक। तो इसको देखते हैं। तो इन यौगिकों के एलिफैटिक या वसी यौगिक भी कहा जाता है, जिनमें सीधा या शाखित श्रृंखला यौगिक होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इनमें कोई चक्र नहीं बनता है, इन्हें एलिफैटिक या वसी यौगिक कहते हैं। इनमें सीधी श्रृंखला होती है, कहीं भी साइकिल नहीं होती, रिंग नहीं बनती है। जैसे इथेन CH3CH3, आइसोब्यूटेन CH3CH3। देखिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ब्यूटेन उसे कहेंगे जिसमें 4 कार्बन हो और चारों सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, चारों सिंगल बॉन्ड में। और अगर इस तरह की स्थिति बने सिंगल बॉन्ड में, इस तरह की ये, और देखिए 2 ये हैं और एक ये, इसको अगर हम ऐसे कर दें इन दोनों को, तो यही स्थिति बनेगी।
तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो ऐसी स्थिति बनेगी तो इसे हम आइसो बोलते हैं। और चूंकि 4 कार्बन है इसलिए आइसोब्यूटेन, मतलब ऐसी स्थिति बनने को आइसो शब्द से लिखा जाता है। अब आगे आ जाता है C डबल बॉन्ड O है, H है CH3 के साथ, यानी CH3 CHO है। तो ये CHO ग्रुप हमारा, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। अभी क्लासिफिकेशन में आगे हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड ग्रुप, और चूँकि एक CH3 जुड़ा हुआ है तो जैसे CH3 COOH को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो वैसे ही इसको एसी शब्द से नवाजेंगे तो एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आ जाता है जो अभी हमने एसिटिक एसिड बोला तो CH3 COOH, तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये सब ओपन श्रृंखला वाले यौगिक हैं, यानी बिना चेन वाले, जिनमें बिना सर्किल वाले, साइकिल कोई नहीं है, चक्र कोई नहीं है। अब आगे आ जाता है हमारा चक्रीय बंध श्रृंखला वाले यौगिक। तो चक्रीय बंध श्रृंखला अथवा वलीय, यानी साइक्लिक आर क्लोज चेन कंपाउंड आर रिंग कंपाउंड। अब इसमें जो पहला हमने पढ़ा था, इसमें ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक में पहली ब्रांच थी एलिसाइक्लिक, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलिसाइक्लिक को एलिफैटिक चक्रीय यौगिकों में कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय यानी होमोसाइक्लिक वलय बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले जब हम लोग ओपन चेन वाले में पढ़े थे तो वो एलिफैटिक थे, लेकिन ये एलिफैटिक चक्रीय हैं, यानी साइक्लिक हैं तो एलिफैटिक ही, लेकिन चक्रीय हैं। इस बात को ध्यान देना है। तो जैसे अब ये 3 कार्बन की, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वलय है, रिंग है, तो इसे साइक्लोप्रोपेन। हमने आपको बताया था 3 में प्रोपेन, ब्यूटेन 4 में, पेंटेन 5 में, हेक्सेन 6 में, हेप्टेन 7 में, ऑक्टेन 8 में, नॉनेन 9 में। तो इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 है और कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एन लगेगा। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बंद साइकिल है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन, साइकिल के लिए साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, कोई बांड नहीं है इसलिए एन। अगर एक बांड होगा तो इन, 2 बांड डबल बांड होगा तो इन, ट्रिपल बांड होगा तो आइन लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर डबल बांड हो गया और 6 कार्बन ही है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हेक्ज, और साइकिल है यानी बंद रिंग है तो साइक्लो, और 1 डबल बॉन्ड है तो एन की जगह इन हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्सीन। कभी कभी वलय यानी रिंग में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषम चक्रीय वलय बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी हमने देखा सारे कार्बन है, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी जुड़ करके रिंग बना लेते हैं, तब उस रिंग को हम हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्रीय बोलते हैं। जब एक ही तरह के होंगे तो समचक्रीय होमोसाइक्लिक, और जब एक समान प्रकार के परमाणु के अलावा कोई एक दूसरे प्रकार का आ जाएगा तो उसे विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक बोले। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इस प्रकार के यौगिक का एक उदाहरण है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इस प्रकार के यौगिक का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए जो हम देख रहे हैं ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और ये ऑक्सीजन है, तो इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब देखिए आगे देखते हैं,
कह रहा है ये एलिफैटिक यौगिकों के समान कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो यौगिक है ये एलिफैटिक यौगिकों के समान कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो जितने हमने देखा ये जैसे पहले हम लोग पढ़े हैं अभी इसके ऊपर ही एलिफैटिक कंपाउंड, तो ये ओपन वाले खुली श्रृंखला वाले थे, लेकिन ये बंद श्रृंखला वाले हैं तो ये एलिफैटिक साइक्लिक हैं। तो इसलिए एलिफैटिक साइक्लिक कहा गया, क्योंकि एलिफैटिक की तरह ही कुछ गुणधर्म होंगे तभी एलिफैटिक वर्ड यूज किया गया है। इसीलिए बता रहा है कि ये एलिफैटिक यौगिकों के समान कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अब आगे आ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार के यौगिक है जिनके विषय में आप एकक यानी चैप्टर 9 में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसको हम चैप्टर 9 में और विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ जितना दिया गया है उसको समझते हैं। तो कह रहा है इनमें बेंजीन तथा अन्य संबंधित चक्रीय यौगिक बेंजीनॉइड सम्मिलित हैं। तो इनमें को अंडरलाइन करिए, और हम यहाँ से कर रहे हैं बेंजीन तथा अन्य संबंधित चक्रीय यौगिक यानी बेंजीनॉइड सम्मिलित। एलिसाइक्लिक यौगिकों के समान एरोमेटिक यौगिकों की वलय में विषम परमाणु हो सकते हैं। तो जैसे एलिसाइक्लिक यौगिक के समान एरोमेटिक यौगिकों की वलय में भी विषम परमाणु हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन आ गया था, तो उसी प्रकार यहाँ भी विषम यौगिक हो सकते हैं। ऐसे यौगिकों को विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इन्हें हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। इन यौगिकों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो जैसे बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक, तो ये बेंजीन है। बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक का मतलब एक रिंग बेंजीन की रहेगी। ये जैसे ये रिंग जो है इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। तो ये बेंजीन रिंग जरूर रहेगी, तो इन्हें बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर देखिए बेंजीन है, NH2 लगा है, तो एनिलीन इसको बोलते हैं। यहाँ दो बेंजीन एक साथ आ गई तो इसे नेप्थलीन बोलते हैं। अब अबेंजीनॉइड यौगिक, तो अबेंजीनॉइड यौगिक में ये बेंजीन रिंग नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 6 से ज़्यादा, यानी बेंजीन रिंग नहीं है। इसको ट्रोपोन बोलते हैं। तो इन्हें अबेंजीनॉइड यौगिक यानी बेंजीन रिंग इनमें नहीं है। अब विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, यानी यहाँ पर देखें विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक एलिसाइक्लिक यौगिक के समान एरोमेटिक यौगिकों की वलय में विषम परमाणु हो सकते हैं। ऐसे यौगिकों को विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ पर भी, जैसे ये सम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि सारे कार्बन ही हैं, सब वही है, लेकिन ये विषम चक्रीय हो गया। तो इसी प्रकार से विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड और नीचे दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि फ्यूरेन आ गया, ये फ्यूरेन है। फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है, थायोफीन का स्ट्रक्चर है, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होते हैं, फ्यूरेन, थायोफीन और पिरिडीन। तो इसको समझ लेना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, उनके साथ ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ। यहाँ पर भी 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा है, लेकिन ऑक्सीजन की जगह सल्फर है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, उसके साथ नाइट्रोजन है और सब जगह अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा। ये पिरिडीन है। तो कार्बनिक यौगिकों को क्रियात्मक समूहों के आधार पर सजातीय श्रेणियों यानी होमोलॉगस सीरीज में वर्गीकृत किया गया था। ये यहाँ लिख गया है, यम होना चाहिए, होमोलॉगस। तो कार्बनिक यौगिकों को क्रियात्मक समूहों के आधार पर, यानी जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो ये लगे हुए हैं, इनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर क्रिया डिसाइड होती है कि यौगिक की क्रिया क्या है। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, तो बेंजीन रिंग में जो लगा होगा, जैसे OH लगा होगा तो फिर
फिनॉल हो जाता है, NH2 लगा है तो एनिलीन हो जाता है। तो इसी प्रकार से चूंकि लगे हुए इस ग्रुप के कारण क्रियाविधि बदल जाती है, इसीलिए इन्हें क्रियात्मक समूह या अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो अब देखिए क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो देखिए सब किसी कार्बनिक यौगिक किस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया कि जो भी जुड़ा होगा हमारी कार्बन श्रृंखला में, परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो, जो कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी है, मतलब जिसकी वजह से रासायनिक गुण परिवर्तित हो रहे हैं, तो उसे हम क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो हमने फंक्शनल ग्रुप भर में अंडरलाइन कर दिया और बाकी आप लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रॉक्सिल समूह OH, एल्डिहाइड समूह CHO, कार्बोक्सिलिक समूह COOH, तो ये सब अपने अपने अलग गुण धर्म रखते हैं, इसलिए इन्हें क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब आगे आ जाता है हमारा सजातीय श्रेणियां। अंग्रेजी में इन्हें होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। सजातीय मतलब एक ही जैसी, तो होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिनमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह को सजातीय श्रेणी बनाते हैं। कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह को सजातीय श्रेणी बनाते हैं, इसके सदस्यों को सजात या होमोलॉगस कहते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्रों में मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। कार्बनिक यौगिकों की कई सजातीय श्रेणियां हैं। इनमें से कुछ हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, एल्केनॉल, एल्केनल, एल्केनोन, एल्केनोइक एसिड, एमीन इत्यादि। तो ध्यान दीजिए, ये जो नाम लिखे गए हैं अभी हम विस्तार में आगे पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। जैसे एल्केन है, सब में CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड में, एल्कीन है डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एल्किल हाइलाइड है कोई एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एल्केनॉल है कोई OH जुड़ जाएगा, एल्केनल है CHO जुड़ जाएगा, एल्केनोन है कीटोन जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, एल्केनोइक एसिड COOH जुड़ जाएगा, एमीन NH2 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना सजातीय श्रेणियां बनती रहेंगी। कह रहा है यह भी संभव है कि किसी यौगिक में दो या अधिक समान अथवा भिन्न भिन्न कार्यात्मक यानी क्रियात्मक समूह हो, यह बहुक्रियात्मक यौगिक प्रदान करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि किसी श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हो, दो क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं। जब दो क्रियात्मक समूह होंगे तो यह बहुक्रियात्मक यौगिक प्रदान करते हैं। इस बात को हमें समझना। तो ये हो गया। अब आगे आ जाता है हमारा कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। तो हम कार्बनिक यौगिकों को कैसे नाम देते हैं, तो इसको हम लोग विस्तार में आगे पढ़ेंगे कि कैसे आखिर नाम दिया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।